गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले जो हमने 4 यूनिट्स की थी उसमें जो रिवाइज सिलेबस आया है वो मैंने आपको भेज दिया है, और जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से वो मैं अलग से भी आपको बता दूंगी, तो उसको अभी हम नहीं करेंगे। या साइक्लोट्रॉन है वो डिलीट हो गया है, और डायापैरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं है, अब हिस्टेरेसिस नहीं है हमारे सिलेबस में, तो वो मैं अलग से भी आपको एक नोट बनाकर भेज दूंगी। तो कि जो हमने पहले काम किया हुआ है उसमें से कौन सा अब नहीं करना है। उसमें ही गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस है, हमने 5 करी थी, अब सिर्फ सिलेबस में 2 हैं। एक ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, और दूसरा ड्यू टू लॉन्ग वायर वाली है। बाकी स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेयर की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी गॉसेस थ्योरम की हेल्प से, अब वो नहीं है। ऐसे ही बायोट-सैवर्ट लॉ की 3 एप्लीकेशंस की थी हमने, कि बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर निकाला था हमने मैग्नेटिक फील्ड, वो अब नहीं है। सिर्फ सर्कुलर कॉइल की एक्सिस और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो मैं आपको सेंड करूँगी, उसमें से वो पोर्शन को रहने देना। आगे हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो ओके बेटे, आज हम अपनी 5th यूनिट शुरू करते हैं। छोटी सी यूनिट है और आज की क्लास में ही हम इसको ख़त्म करेंगे। मतलब मेनली आपने इसको लर्न करना है, याद करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और थोड़े यूजेस हैं, तो वो आप ध्यान से PDF से कर लेंगे। तो जितना एक्सप्लेन करने वाला जो पोर्शन है वो हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो बेटे कैसे कंसेप्ट की शुरुआत हुई कि 4th यूनिट में हमने पढ़ा था कि माइकल फैराडे फाउंड कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस्ड। ठीक है, कि मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे फाउंड दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड produces the electric field. This is on the basis of एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उसके बेस पर उसने ये ऑब्जर्वेशन जो है वो कंक्लूड करी थी। तो मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस इन 1865 ही प्रिडिक्ट किया था। देखो उसने भविष्यवाणी की थी, एग्जिस्टेंस तो बहुत बाद में प्रूव हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से ऑब्वियसली क्या क्रिएट होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल प्रेडिक्टेड कि जब भी कहीं भी स्पेस में ये दोनों फील्ड बदलती हैं, चेंज होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस जगह पर उस स्पेस में एक तरीके की डिस्टरबेंसेस उत्पन्न हो जाती हैं, और इन डिस्टरबेंसेस को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस थी दे आर एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स के सारे गुणधर्म ये शो करती हैं, पोलराइज हो सकती हैं, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है, और आपका रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो वेव की जो प्रॉपर्टी हैं दे शो। तो मैक्सवेल जो हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितनी भी तरक्की हुई है उसका जनक माना जाता है, ठीक है, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन किया कि दीज आर दी वेव्स इन विच देयर आर
साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल क्या होता है? साइन फंक्शन की तरह, ये होता है आपका साइन फंक्शन, ऐसे वेरी करता है। इन विच देयर आर साइनोसॉइडल वेरिएशंस, वेरिएशन मतलब चेंजेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of waves। ठीक है, ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होते हैं वो साइनोसॉइडली होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जिस वेव में, जिस दिशा में वेव आगे बढ़ रही है उसके भी परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ। सपोज ये y है, ये z को एक्सिस है और ये है आपकी x एक्सिस। सपोज वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस और लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेयरिंग साइनोसॉइडली इन y डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मिनिमम हुई, मैक्सिमम, मिनिमम, और फिर क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ये इसी को कहते हैं ना साइन फंक्शन, ऐसे ही चल रहा है ना। ये देखो यहाँ से 0 मैक्सिमम और फिर ये क्या आ गया? 0। फिर अपोजिट में जाएगा, फिर ये मिनिमम, अपोजिट में मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और फिर क्या हो जाएगी? 0। फिर पॉजिटिव में आ जाएगी 0। तो ये एनवलप बना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वेरी कर रही है? y। वेव किस में जा रही थी? x। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगी? z में। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो z में अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसको साइनोसॉइडली बनाना है z की तरफ, तो पहले 0 मैग्नेटिक फील्ड, फिर मिनिमम, फिर z की तरफ मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिव नेगेटिव z की तरफ जाएगी और इस तरीके से 0। तो ये जो एनवलप था, ये वाला एनवलप तो बेटे ये किसके लिए था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था। और ये वाला एनवलप ये किसके लिए हमने माना था? ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। तो दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें देयर आर साइनोसॉइडल वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, वेलोसिटी जो होती है, उन्होंने एक और प्रेडिक्शन दी थी कि ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होएंगी, ठीक है, ये जो हैं दे विल ट्रैवल विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। इन वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी एंड दे विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारा का सारा बेटे एक भविष्यवाणी थी, एक प्रिडिक्शन था 1865 में। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाई थी हर्ट्ज ने 1888 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 22-23 साल बाद इस प्रिडिक्शन के। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल उन्होंने सारा का सारा ये हमें दिया था। और स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इट इज़ गिवन बाय द रिलेशन 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है आपका याद है ना, हमने वैल्यू रखी थी 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर। और एप्सिलॉन नॉट कितना था पहली यूनिट में? 8.85 10⁻⁻12 था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था ना, उल्टा था, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करें तो C कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से पता चला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट भी, प्रकाश भी एक तरीके की क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उदाहरण क्या थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के? एक्स रेज, गामा रेज,
रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये आपकी लाइट जो है, विजिबल लाइट, ये सारे के सारे एटसेट्रा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइए आपको बात समझ में। तो 1888 में हर्ट्ज वॉज द फर्स्ट, हर्ट्ज जो थे वो बिल्कुल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंफर्म किया था प्रैक्टिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि मैक्सवेल ने जिन तरीके की तरंगों को प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी जिन तरंगों के बारे में, उन तरंगों को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किसने किया था? हर्ट्ज ने। और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की थी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, वेवलेंथ कितनी थी इनकी? 6 मीटर, विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने, इंडियन फिजिसिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कराई थी जिनकी वेवलेंथ थी, इन 1895 की बात है, जगदीश चंद्र बोस, ही प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक थी। और जो क्रांतिकारी मतलब रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट आया, फैक्ट आया, वो आया इन 1896। मार्कोनी वॉज द फर्स्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के दिखाया था, ओवर द इंग्लिश चैनल, 50 किलोमीटर की दूरी पर, कि इंग्लिश चैनल के इस तरफ से उन्होंने तरंगे उत्पन्न की थी और उस पार जाके वही तरंगे कैच हुई थी, ठीक है। इसीलिए जो मार्कोनी है, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। बिना तार का जो कम्युनिकेशन स्थापित हुआ था, बेतार का जो संचार व्यवस्था स्थापित हुई थी, मार्कोनी जो है वो उसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी हमने देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, जब भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो अब अगर हम देखें कि सपोज देयर इज अ सिंगल चार्ज विच इज एट रेस्ट, तो इसके चारों ओर कौन सी फील्ड उत्पन्न होगी बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नाइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। हाउएवर, अगर ये चार्ज एक्सीलरेटेड है मतलब इट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड changes with time and electromagnetic waves will be produced in this space, ठीक है। तो what is the source of electromagnetic waves? ये आप सबको याद रखना है कि an accelerated charge is the source of electromagnetic वेव्स, ठीक है। कि जब भी कहीं कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उस जगह क्या उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि उस स्पेस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, ठीक है। तो और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखो बेटे, थोड़ा सा याद करने वाला लेसन है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी PDF से करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या है
दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, आगे बढ़ने के लिए उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे दोनों ज़ीरो होती हैं, इकट्ठे दोनों मैक्सिमम होती हैं, इकट्ठे दोनों मिनिमम होती हैं। तो वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है। पांचवा क्या है कि ये जो वेरिएशंस होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वाई में होएगी और वेव सपोज कहाँ जाएगी, जेड में। ठीक है। सपोज कोई आपसे ये पूछ ले कि माना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड में है, तो वेव कहाँ जा रही होगी, वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन सी दिशा बची, वेव विल प्रोपोगेट इन एक्स। या कोई ये पूछ ले आपसे कि भाई वेव जो है वो एक्स में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो फिर क्या बचा, फिर बचा मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डायरेक्शन बची उसमें होएगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। छठा कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनकी वेलोसिटी लाइट 3 × 10⁸ से क्या रह जाती है, कम। ये 3 × 10⁸ जो स्पीड है इट इज़ इन वैक्यूम। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर तरंग जाएगी तो वहाँ स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और सातवां कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आधी आधी बटी होती है, इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी होती है, 12 एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में होएगी, एक बार आप इसको चेक कर लेना, शायद ये होएगी μ02/2b के बराबर होएगी। ठीक है। तो इसको आप देख लेना, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में और आधी मैग्नेटिक फील्ड में होगी। ठीक है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक। अब क्वेश्चन आ जाता है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लिख देना इसमें से 3-4 जो आपको याद है। ठीक है। अब आगे है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। कि क्या था, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्या था जो उसने प्रोड्यूस करके दिखाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या किया उसने, 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स ले ली, कॉपर या जिंक की, ए और बी। इन मेटल प्लेट को उसने तार की सहायता से 2 हाईली पॉलिश मेटालिक स्फीयर से जोड़ दिया। ये S1 है और ये है आपका S2। हाईली पॉलिश मेटालिक स्फीयर्स हैं ये S1 और S2। और इनके बीच में इंडक्शन कॉइल की सहायता से उसने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। एज अ रिज़ल्ट ये जो बीच की एयर थी ये आयोनाइज हो गई और यहाँ पे स्पार्किंग होने लग गई। स्पार्किंग हो रही है मतलब चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब क्या उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव्स उत्पन्न हुई उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी इस केस में कितनी थी, 1/2π√LC। ठीक है। 1/2π√LC। तो दिस इज द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसमें 1 मिनट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई है, 8वें नंबर पे कर लो। माना E0 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और B0 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है बेटे कि E0/B0 बराबर होता है C, स्पीड ऑफ लाइट। ये 100% आता है ऑप्शनल में, ये रिलेशन। पूछते हैं कौन सा रिलेशन ठीक है कि E0 B0/C होता है या B0 E0/C होता है, या एक आधा और गलत सही दे के आपको सही पे टिक करना होता है। तो ये सब बच्चे याद रखेंगे। इवन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है। माना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, C निकालना, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और C तो आपको पता है कितना रखना है, C 3 × 10⁸। तो अगर आपको E0 दिया हुआ है सिर्फ, तो आप B0 निकाल सकते हैं, C आपको पता ही है हमेशा। और अगर B0 दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड, तो फिर आप E0 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।
और एक और रिलेशन, क्योंकि वेव नेचर है और वेव के केस में वी हैव द रिलेशन होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने, वेव्स में भी पढ़ा था +1 में कि स्पीड जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो माना अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो रिलेशन हो जाएगा c/λ। c आपको पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कितनी होती है 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रह गए थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब ये देखो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, इसको आप ऐसे देख लेना, कर लेना। अब फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, अगर हम इनको ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो जो ऑर्डर बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो दी ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electromagnetic waves according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, अगर हम बढ़ती वेवलेंथ या घटती फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अब देखो यहाँ पे c = ν है ना रिलेशन, मतलब ν = c/λ। तो ν और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वेवलेंथ ज़्यादा है वेव की तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, कम। ठीक है, तो यहाँ सपोज मैंने एक ऑर्डर बनाया है, गामा रेज की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। अब अगर वेवलेंथ सबसे कम होएगी तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे फिर होती है एक्स रेज, तीसरे पे होती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, चौथे पे फिर होती है आपकी विजिबल लाइट, पांचवें पे होती है आपका इंफ्रारेड रेज, IR रेज, इंफ्रारेड रेज, हीट रेडिएशंस भी कहते हैं इनको। छठे पे फिर आता है आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं, और सातवें पे फिर आता है आपका रेडियो वेव्स। मतलब रेडियो वेव्स तक पहुंचते पहुंचते वेवलेंथ हो जाती है सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी रह जाती है कम। तो अगर हम कोई आपको कहे भाई बढ़ती वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करने हैं तो ऐसे है ना, घटती फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी ऐसे। कोई कहे भी बढ़ती वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करो तो फिर ऊपर से नीचे जाओगे भी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की है, फिर माइक्रो की है, फिर इसकी है। तो पहले तो ये होता था कि क्वेश्चंस दे देते थे, उसमें 4-5 ये रेडिएशन दे देते थे और उनको कहते थे अरेंज अकॉर्डिंग टू बढ़ती इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी था। तो ये आपको ये याद करने पड़ेंगे साथ कि पहले पे गामा, फिर दूसरे नंबर पे एक्स रेज होती है, ऐसे ये बढ़ती वेवलेंथ का क्रम है। तो बढ़ती वेवलेंथ क्या है तो घटती फ्रीक्वेंसी तो अपने आप हो गई। ठीक है, अब बेटे इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हमें सिर्फ ये विजिबल लाइट, कितने रंग होते हैं इसमें 7 वेव की ओर, ये नज़र आता है। ना हमें गामा रेज दिखती, ना एक्स रेज दिखती, ना माइक्रोवेव्स, इन बाकी कोई रेज नज़र नहीं आती हैं। सिर्फ ये विजिबल लाइट जो 7 रंग होते हैं ये हमें दिखाई देते हैं। तो इस पार्ट को हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब देखो, अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम में भी अगर हम देखें तो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली है कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होएगी
और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, अगर इसका भी हिसाब किताब रखें तो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद है बेटे इनके यूजेस हैं हर एक के, कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, भी किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक आ रही है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वेवलेंथ तो निकल जाएगी, या वेवलेंथ दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी, तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी। जैसे माइक्रोवेव्स मुझे याद है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। गीगा होता है 10 की पावर 9, तो इस रेंज में आती है माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको कर लेना जो 2-4 इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो की कर लेना, इंफ्रा की कर लेना, वैसे करोगे तो हो जाएगी। और एक तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है, और दूसरे इनके यूजेस करने हैं आपने, 2-2, 3-3, 4-4 कर लेना। अब जैसे गामा रेज है, गामा रेज के 2 यूजेस हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने में, ठीक है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेज इस्तेमाल होती है। एक्स रेज है, एक्स रेज का इस्तेमाल हम स्मगलर्स की बॉडीज़ में, मतलब कहीं सोना चांदी ना छिपा हो वो देखने में, फ्रैक्चर हो जाए बोन्स में वो देखने में, मेटल की शीट में कहीं दरार तो नहीं है वो देखने में करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल हम करते हैं डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को बनाने में, और अपने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने में, बैक्टीरियाज को मारने में। विजिबल लाइट का इस्तेमाल तो ऑब्वियसली अपने आसपास की चीज़ों को देखने में। इंफ्रारेड को हीट रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स बनाने में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जब धुंध होती है या धुआं होता है तो हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है दे आर यूज्ड फॉर लुकिंग थ्रू फॉग या हेज। हेज मतलब मिस्ट, धुंध। तो ये अलग से भी आता है कि कौन सा रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका इस्तेमाल हम धुंध में दूर तक देखने में करते हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये याद रखना। मस्कुलर पेन को ट्रीट करने में भी, क्योंकि हीट से उत्पन्न होते हैं ना, हीट रेडिएशंस होते हैं ये, तो गर्मी उत्पन्न करते हैं, तो घुटनों के दर्द, कोहनी के दर्द को ठीक करने में। माइक्रोवेव का इस्तेमाल, माइक्रोवेव ओवन जो होता है आपका, जिसमें हम खाना वाना गर्म बनाते हैं, करते हैं। और टेनिस या क्रिकेट की बॉल की स्पीड को नापने में, ठीक है, कम्युनिकेशन में भी करते हैं। जब क्रिकेट मैच चलता है तो स्पीड आती है ना बॉल के साथ साथ, तो वो उसके लिए हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो वेव्स का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में, संचार व्यवस्था स्थापित करने में। ये जितने भी आपके ये मोबाइल फ़ोन, टीवी, सैटेलाइट हैं, इनमें जो संचार व्यवस्था होती है वो रेडियो वेव्स की सहायता से स्थापित होती है, ठीक है। और लास्ट का जो इसमें एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन, और एक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, शॉर्ट नोट। तो माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, एक स्पेस जहाँ पे माइक्रोवेव्स हम जनरेट करते हैं, और इन माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल जो है वो कुकिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो मैंने दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। और ऐसी ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं वो धरती को गर्म कर देती हैं, और जब भी कोई चीज़ हॉट होती है तो इट स्टार्ट्स एमिटिंग इंफ्रारेड रेज, और वायुमंडल जो है हमारा अपने में से इन इंफ्रारेड रेज को पास नहीं होने देता। तो वो जो इंफ्रारेड रेज हैं या हीट रेडिएशंस है वो एक ट्रैप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ताकि रात को भी जो धरती का टेम्परेचर है वो एक बना रहता है। अगर ऐसा ना होता तो जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते, सारा का सारा इंफ्रारेड रेडिएशन दिन में आता है धरती पर, और रातें बहुत ज़्यादा ठंडे, ठीक है बेटे। तो इतना ही था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिलीट होने के बाद इतना ही बचा है। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग कि एक बार सिलेबस आ जाए तो हम फिर आगे शुरू करें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिना मतलब के कोई चीज़ें ऐसे फिर कराने का क्या फ़ायदा है अगर वो डिलीट हो जाए। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये जो पोर्शन है जो हमने आज किया है, अब इस सिलेबस में इतना ही है। अब इसको करेंगे और इसको याद कर लेंगे। ऐसे ही अब हम अगली यूनिट शुरू करेंगे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में भी जो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वो कट गया है, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से शुरू करेंगे, ठीक है।
तो होप कि इतने दिनों में आपने पिछले वाला रिवाइज़ कर लिया होगा। बस लेक्चर शुरू ना करने का यही कारण था कि एक बार सिलेबस फाइनल हो जाए तो फिर हम आगे का काम करें। ठीक है बेटा, पीछे वाला मैं फिर आपको भेज दूंगी। मेन जो उसमें कटा है वो साइक्लोट्रॉन ही है, बाकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है हमारे सिलेबस में, और डायापैराफेरो में जो अंतर था वो सब कट गया, हिस्टैरिसीस क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो वो सब आप देख लेना। ओके, थैंक यू।